Under President Trump, the United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. न्यू वेस्टर्न सेंचुरी सुनने में मॉडर्न है, विजनरी है, स्ट्रेटेजिक है, लेकिन किसके लिए? भारत जैसे देशों के लिए इसका मतलब कुछ और है। हमें याद है कैसे एक छोटी सी कंपनी 5 खिड़कियों वाला दफ्तर यहाँ इंडिया में मार्केट एक्सपेंशन के नाम पर आई थी और फिर 200 साल बाद हम आज़ाद हुए। तो जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो म्यूनिख के मंच से कहते हैं कि वेस्ट को ग्लोबल साउथ में अपना मार्केट शेयर वापस लेना है कि अब सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्डर से ऊपर अपने वाइटल इंटरेस्ट रखे जाएंगे, तो सवाल बनता है कि क्या ये कंपटीशन है या फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनर्जीवित करने का प्रयास मात्र है। वैलेंटाइंस डे के दिन अमेरिका के विदेश मंत्री या उनकी भाषा में कहूं तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 62nd म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेड कमेंट नहीं था, ये एक दार्शनिक ढांचे का ऐलान था। उन्होंने अपने भाषण में वेस्ट की कहानी कोलंबस के समय से शुरू की। कहा सदियों तक पश्चिम फैलता रहा मिशनरियाँ, सैनिकों, खोजकर्ताओं और व्यापारियों के द्वारा, और फिर 1945 के बाद पहली बार वेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, उन्होंने उपनिवेशवाद या कोलोनियलिज्म के अंत और एंटी कोलोनियल आंदोलनों को वेस्ट के डिक्लाइन की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। यानी जिस ऐतिहासिक क्षण को एशिया और अफ्रीका स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं, उसे वे वेस्ट की ऐतिहासिक डिक्लाइन के रूप में देखते हैं। रूबियो ने इसके बाद कहा अमेरिका अब सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्डर को अपने राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं रखेगा। पर सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने किसी ग्लोबल ऑर्डर को अपने राष्ट्रीय हितों से कभी ऊपर रखा? वे कहते हैं कि अमेरिका को केयर टेकर ऑफ मैनेज्ड डिक्लाइन बनने में कोई रुचि नहीं है। ये सीधा इशारा था कि रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की ओर, जिसे दशकों तक वैश्विक नैतिक ढांचा बताया गया, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरलिज्म और यूरोपियन यूनियन, रूबियो के अनुसार ये सब अब पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने पश्चिम को सिर्फ लोकतंत्र या मानव अधिकार के आधार पर नहीं जोड़ा, बल्कि क्रिश्चियन फेथ, शेयर्ड एंसेस्ट्री, हेरिटेज और सिविलाइजेशन जैसे रूहानी शब्दों के आधार पर परिभाषित किया। और उसी भाषण में उन्होंने कहा कि एक न्यू वेस्टर्न सेंचुरी बनाना है, पश्चिम को मिलकर ऐसे सप्लाई चेन्स बनाने हैं जो एक्सटॉर्शन से सुरक्षित हों, और वेस्ट को मिलकर ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं में मार्केट शेयर के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है। ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन संयोग नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ नीति नहीं है, ये दिशा है न्यू कोलोनियलिज्म की ओर बढ़ने की। इसी कॉन्टेक्स्ट में रूबियो ने जिस सप्लाई चेन सुरक्षा की बात की, वो केवल सैद्धांतिक नहीं है। फॉर्ज इनिशिएटिव उसी सोच का विस्तार है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भविष्य नेतृत्व वाले ढांचे का। इसमें उन्हें अर्जेंटीना से लिथियम चाहिए, अफ्रीका से कोबाल्ट और एशिया से रेयर अर्थ मटेरियल्स। भाषा सिक्योरिटी की है, लेकिन संरचना ओनरशिप की है, और यही सबसे दिलचस्प शब्द आता है, एक्सटॉर्शन। जब कोई संसाधन संपन्न देश अपने लिथियम या कोबाल्ट का उचित मूल्य मांगे तो उसे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, लेकिन जब वही संसाधन पश्चिम नेतृत्व वाले समझौतों में सुरक्षित कर लिया जाए तो उसे सिक्योरिटी बताया जाता है। ग्लोबल साउथ संसाधन देगा और वेस्टर्न सेंचुरी उस पर औद्योगिक प्रभुत्व स्थापित करेगा। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये साझेदारी है या 21वीं सदी का रिफाइंड एक्सट्रैक्शन मॉडल। इसी के साथ जब रूबियो क्रिश्चियन फेथ और शेयर्ड एंसेस्ट्री को पश्चिमी गठबंधन का आधार बनाते हैं, तो ये सिर्फ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति नहीं रह जाती, ये एक जियोपॉलिटिकल बाउंड्री बन जाती है। आधुनिक अमेरिकी कूटनीति दशकों तक लोकतंत्र, संस्थाओं और यूनिवर्सल वैल्यूज की भाषा बोलती रही है। कभी माना नहीं, लेकिन यूनिवर्सल वैल्यूज का मुखौटा बखूबी उड़े रखा। लेकिन आज ये अलायंस की परिभाषा हेरिटेज और फेथ के आधार पर खड़ी कर दी गई है, और यही वह क्षण है जहां सवाल नहीं बदलता, बल्कि हमारे द्वारा खड़े किए गए सवालों को और पुख्ता कर देता है। आपको याद होगा हमने, यानी इस वीडियो के लेखक सिमरन शर्मा और मैंने कुछ दिन पहले एक एक्सप्लेनर किया था, जिस पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर कोलैप्स और डॉन रो डॉक्ट्रिन को हमने समझाया था। रूबियो का ये बयान केवल उसकी पुष्टि नहीं करता, बल्कि ये उसे एक कदम आगे ले जाता है।
अब ये मोनोलिथिक वर्सेस नॉन मोनोलिथिक सोसाइटी के विषय में हो जाता है। अगर वैश्विक व्यवस्था अब यूनिवर्सल रूल्स पर नहीं बल्कि सभ्यतागत पहचान पर टिकेगी तो बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है? मोनोलिथिक में कौन है? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जिन्होंने इतिहास में अप्रेसर्स की भूमिका निभाई थी, और नॉन मोनोलिथिक में भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस्लामी दुनिया, पूर्वी एशिया। क्या न्यू वेस्टर्न सेंचुरी एक साझेदारी है या एक सांस्कृतिक घेरा? और जब उसी भाषण में ग्लोबल साउथ को मार्केट शेयर के फ्रेम में रखा जाता है तो ये समान भागीदारी की भाषा तो नहीं लगती, ये तो प्रतिस्पर्धा की भी नहीं लगती, ये एलिटिज्म की भाषा लगती है। और फिर उन्होंने उस यूरोप की प्रशंसा की जिसने अनचार्टेड सीज में जहाज भेजे और सभ्यता को जन्म दिया। ये वाक्य शायद म्यूनिक के हॉल में काफ़ी आर्टिस्टिक लगा हो, लेकिन ग्लोबल साउथ के लिए तो ये इतिहास और उसकी बुरी यादें हैं, खासकर भारत और अफ्रीका के लिए, क्योंकि वे जहाज केवल विचार नहीं लाए थे, वे ट्रेड चार्टर लेकर आए थे, वे संरक्षित कंपनियां लेकर आए थे, वे तोपों से सुरक्षित सौदे लेकर आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना की बात क्या है पता है? रूबियो अपने ही देश के इतिहास को भूल गए। भाई, आपकी एंसेस्ट्री होगी यूरोप से, लेकिन अमेरिका के नेटिव अमेरिकन से है कि आप ट्राइब्स को भूल गए हैं क्या? पिलग्रिम्स, इंडियंस, थैंक्सगिविंग का फसाड, कुछ याद आया आपको? खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह मार्केट एक्सपेंशन के नाम पर एक बार आई थी। सिविलाइजेशन की भाषा लेकर आई थी, फेथ की भाषा में वे आए थे और अंत में शासन लेकर आई थी। और इतिहास केवल एशिया और अफ्रीका तक सीमित नहीं है। इसीलिए जब 21वीं सदी में उसी मैरीटाइम एक्सपेंशन को सिविलाइजेशनल गौरव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ग्लोबल साउथ कविता नहीं सुनता, वह संरचना पहचानता है, क्योंकि दुनिया 18वीं सदी में नहीं है। और शायद म्यूनिक का सबसे दिलचस्प दृश्य भाषण नहीं था, प्रतिक्रिया थी। रूबियो ने संकेत दिया कि भारत ने रूसी तेल खरीदने पर रुख बदला है, लेकिन उसी मंच पर म्यूनिक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों से कहा, भारत के निर्णय मार्केट ड्रिवन है, ये सोवरेनिटी है और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता नहीं करेगा। यानी ग्लोबल साउथ अब शतरंज के बिसात नहीं है। भारत ना तो पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा है, ना ही किसी एक पोल का मेंबर है। ऊर्जा सुरक्षा हो, आपूर्ति श्रृंखला हो या भू राजनीतिक संतुलन, निर्णय दिल्ली में होंगे, किसी और राजधानी में नहीं होंगे। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां सिविलाइजेशनल रेटरिक मल्टीपोलर रियलिटी से टकराता है और यहीं पर एक और परत खुलती है। उसी म्यूनिक के मंच पर यूरोपियन यूनियन पिछले कुछ वर्षों से ग्लोबल साउथ से जुड़ने के प्रयास कर रहा है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भाषा, कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स की भाषा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स की भाषा से यूरोप खुद को एक जिम्मेदार बहुपक्षीय भागीदार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। भारत के साथ ट्रेड टॉक्स, अफ्रीका के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स, इंडो पैसिफिक रणनीतियां, ईयू की कोशिश ये दिखाने की है कि वह साझेदारी चाहता है, प्रभुत्व जमाना नहीं चाहता। लेकिन रूबियो का संदेश अलग था। उन्होंने यूरोप से कहा कि हम मैनेज्ड डिक्लाइन का केयर टेकर नहीं बनेंगे, अपनी सभ्यता पे आप लोग गर्व कीजिए, अपनी संप्रभुता रिक्लेम कीजिए, ग्लोबल साउथ में प्रतिस्पर्धा कीजिए। ये सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव है। एक पक्ष ग्लोबल साउथ से जुड़ना चाहता है, दूसरा उसे कम्पिटिटिव टेरेन की तरह देखता है। एक यूनिवर्सल नॉर्म्स की भाषा बोलता है, दूसरा सिविलाइजेशनल कंसोलिडेशन की। और वही दरार है जो पश्चिम के भीतर ही बनती दिखाई दे रही है। और ये दरार केवल भाषाई नहीं है। म्यूनिक से पहले ही 2026 की G20 अध्यक्षता की तैयारियों में साउथ अफ्रीका को प्रभावी रूप से हाशिए पर डाल दिया गया। तर्क दिया गया पॉलिटिक्स ऑफ ग्रीवियंस। लेकिन जब ऐतिहासिक असमानताओं पर बात करना ग्रीवियंस कहलाए और सिविलाइजेशनल प्राइड रणनीति बन जाए तो ये चयन तटस्थ नहीं लगता। साउथ अफ्रीका केवल एक देश मात्र नहीं है, वह ग्लोबल साउथ की प्रतिनिधि आवाज रहा है। उसे किनारे करना कई लोगों को एक सिविलाइजेशनल क्लब की ओर झुकाव जैसा दिखाई देता है। और अगर ये सब केवल भाषण तक सीमित होता तो उसे वैचारिक बहस कहा जा सकता था। लेकिन समस्या ये है कि जमीन पर हकीकत अलग कहानी बताते हैं। लैटिन अमेरिका से, जिसे कुछ विश्लेषक ट्रंप कोरोलरी टू द मोनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, वह पहले ही आकार ले चुका है। मोनरो डॉक्ट्रिन मूल रूप से क्या था? ये संदेश था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है, बाहरी शक्तियों की दखलंदाजी यहाँ स्वीकार्य नहीं होगी। आज उसी भावना का एक नया संस्करण दिखाई देता है। वेनेजुएला में हस्तक्षेप, तेल राजस्व की निगरानी, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर सीधी टिप्पणी, ये सब सिर्फ विचारधारा नहीं है, ये प्रभाव क्षेत्र की पुनर्परिभाषा है। जब रूबियो सोवरेनिटी की बात करते हैं तो ये दो स्तरों पर चलती है, एक पश्चिम के लिए,
दूसरा बाकी दुनिया के लिए। पश्चिम के लिए सोवरेनिटी का अर्थ है अपनी सीमाएं, अपनी पहचान, अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएं सुरक्षित करना। लेकिन लैटिन अमेरिका या ग्लोबल साउथ के लिए वही सोवरेनिटी सुपरविजन में बदल जाती है। यही वह जगह है जहां भाषण और व्यवहार एक ही दिशा में इशारा करते हैं। न्यू वेस्टर्न सेंचुरी ये केवल एक शब्द नहीं है, ये इन्फ्लुएंस की पुनर्स्थापना का संकेत है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना है, दशकों तक दुनिया को यह सिखाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नियमों पर चलेगी, कि संप्रभुता सार्वभौमिक होगी, कि लोकतंत्र किसी एक सभ्यता की विरासत नहीं बल्कि एक वैश्विक मूल्य है। आज उसी मंच से कहा जाता है सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्डर, यानी वही व्यवस्था जिसे नैतिक आधार बताया गया अब भ्रम है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर नियम तब सही थे जब वे पश्चिम के अनुकूल थे और अब बेकार है जब शक्ति संतुलन बदल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? यही तो है पाखंड। और फिर एक और असुविधाजनक प्रश्न उठता है, रूबियो, क्या यह आपकी कूटनीति है या आपका राजनीतिक भविष्य? म्यूनिक के सुरक्षा सम्मेलन में क्रिश्चियन फेथ और शेयर्ड एंसेस्ट्री को रणनीतिक आधार बनाना यह आधुनिक अमेरिकी कूटनीति की सामान्य भाषा नहीं है। तो क्या ये वैश्विक नीति है या घरेलू संदेश? क्या आप ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं या ट्रंप के बाद की राजनीति के लिए स्वयं को स्थापित कर रहे हैं? रूबियो को अक्सर पारंपरिक जीओपी विदेश नीति और मागा पहचान राजनीति के बीच सेतु माना जाता है, क्योंकि मागा राजनीति पहचान, सीमाओं और सभ्यता खतरे की भाषा पर चलती है। और जब यही शब्दावली यूरोप के मंच से निकलती है तो यह सवाल अनिवार्य हो जाता है, क्या ग्लोबल साउथ मार्केट शेयर है या चुनावी भाषण का विस्तार? और अगर वैश्विक व्यवस्था अब घरेलू राजनीतिक ऊर्जा से संचालित होगी तो दुनिया को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि यह सब केवल रणनीति है। ये शक्ति की एक खुली भाषा है, और जब शक्ति अपने विस्तार को सभ्यता कहकर उचित ठहराती है तो इतिहास उसे ध्यान से सुनता है। और हाँ, एक और बात, ये नया भारत है, ये ना झुकेगा, ना ही आपके किसी डॉक्ट्रिन के हिसाब से चलेगा। तो अपनी दमनकारी एलिटिस्ट सोच की पुड़िया बनाइए और अपने कान खुजाइए। आपको क्या लगा? चलिए वो भी कीजिए और देखते रहिए द पैम्फलेट।